Bismillahirrahmanirrahim. Introduction to physics. What is physics? Simplest जो definition है physics की, उसमें it is the study of matter, energy and the relationship between these two. तो इसका मतलब है कि फिजिक्स में हमें सिर्फ 3 काम करना है, इसके अलावा चौथा काम हम करें उसकी कोई वीडियो आपके पास आए तो बेशक डिलीट कर दीजिए या रोक दीजिए। क्या करना है? मैटर को स्टडी करना है, एनर्जी को स्टडी करना है और इनके दरमियान ताल्लुकात क्या है, इनके दरमियान रिलेशन क्या है, उसको स्टडी करना है। अच्छा, तो जनाब चले देखते हैं इसमें हमें क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा, क्या क्या डिस्कस करना पड़ेगा। मैटर को स्टडी करना फिजिक्स है, तो व्हाट इज मैटर? हर वो चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है मादा कहलाती है। ये नर मादा वाला मादा नहीं है, ये मैटर वाला मादा है जो occupies some space, have some weight, have some mass। ये मैटर है। मैं मैटर हूँ, मैं मादा हूँ, वैसे तो मैं नर हूँ लेकिन मैं इस डेफिनेशन के एतबार से मादा हूँ। ये मादा है, ये मादा है, ये मैटर है। मैटर आपको कहाँ मिलेगा? हर शय मैटर ही तो है। पीरियोडिक टेबल पे जितने आपके एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे मैटर ही तो हैं। इनको स्टडी करना फिजिक्स है। कहाँ कहाँ पे मिलता है मैटर आपको? आपके घर में आप हर शय जो आपको नजर आती है और हर वो शय जो आपको नजर नहीं भी आती वो भी मैटर है। चलिए हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं कि आपको पूरी दुनिया में, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में वगैरह वगैरह में कहाँ कहाँ पे आपको मैटर मिलेगा जिसको स्टडी करना फिजिक्स है। जनाब ये रूटीन में जो चीज़ें आपको दौड़ती भागती नजर आती हैं ये सारी की सारी मैटर है। ठीक है, ये रूटीन मैटर है। हाँ, हम स्टडी ऑफ मैटर को जो अब हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, स्टडी करना मैटर को 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले नंबर पे पहले हिस्से में क्या है जनाब, तो मैटर को स्टडी करना ये 3 तरह से हम क्लासीफाई करते हैं रेंज वाइज, उसके साइज वाइज। एक है जनाब एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़ी दुनिया, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज। कहाँ कहाँ पे मैटर आपको मिलेगा, कहाँ कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा मैटर की तलाश में। कहाँ पे? जमीन, कितना साइज है जमीन का? तकरीबन आपने पढ़ा हुआ है 6400 किलोमीटर रेडियस है जमीन का एवरेज। डायमीटर जमीन का 12800 किलोमीटर है। जमीन हमारे अपने सोलर सिस्टम में तीसरा प्लैनेट है और जमीन से लेकर सूरज तक का जो फासला है ये है 14,95,00,000 किलोमीटर। ये जमीन से सूरज तक का फासला है। तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर जमीन से सूरज का फासला है। और दरमियान में प्लैनेट 2 आते हैं, उनके चांद भी कई आते होंगे। जब हम जमीन से निकले हमारे अपने चढ़ाए हुए कई मिल जाएंगे हमें, और कोई कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स छोटे मोटे मौजूद होंगे। सूरज तक आप पहुंचेंगे। जमीन से सूरज तक का फासला इतना है कि आपको जमीन से सूरज तक पहुंचने में ऑलमोस्ट 21 साल लगेंगे अगर आप सुपरसोनिक प्लेन पे जाएंगे। सुपरसोनिक वो प्लेन जिसकी स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा है। कॉन्कॉर्ड प्लेन है, ये F-16 जो नाम का है ये इसी कैटेगरी में आते हैं। 21 साल आपको लगेंगे हमारे पास जो तेज रफ्तार त्यारा है उस पर बैठ के सूरज तक जाने में। तो अगर आप सूरज तक पहुंचने में कामयाब हो गए, मुनासिब गर्मी का इंतजाम करके जाइएगा, 8-10 लाख सेल्सियस टेम्परेचर कौन सा कुछ ज्यादा होता है। तो जब आप सूरज तक पहुंच जाएंगे, वो सूरज कितना बड़ा है, देखिए मैटर है, वो सूरज कितना बड़ा है, इतना फासला तय करके सूरज तक पहुंचते हैं। सूरज का साइज जमीन के मुकाबले में इतना बड़ा है कि 12,800 किलोमीटर तकरीबन डायमीटर वाली एक जो जमीन है 13 लाख जमीनें मिलके इकट्ठी करके थैले में डाल के मुंह बंद कर दे, एक सूरज बनता है। इतना साइज है। यानी अगर आप कह रहे हैं कि अगर 100 इंच के लगभग सूरज का साइज फर्ज कर लें, ओनली फ्यू मिलीमीटर
उसके कंपैरेटिवली जमीन का साइज है, इतना बड़ा है वो मैटर ही है। हमारा अपना सोलर सिस्टम इतना बड़ा है कि तीसरे नंबर पे जमीन है जो इस सूर्य के चक्कर लगाने में 1 साल लगाती है। उसके बाद वाले जो प्लैनेट्स हैं वो देख लें, वो प्लूटो तक जाते जाते जो अब प्लैनेट नहीं रहा, लेकिन वो 250 साल लगाता है जमीन सूर्य की गति चक्कर पूरा करने में। इतना बड़ा हमारा अपना सोलर सिस्टम है। तो इस सोलर सिस्टम से निकलने में आप देख लें कितना टाइम लगेगा। और चांद जमीन के गर्द घूमता है, जमीन सूर्य की गर्द घूमती है, सूरज अपने पूरे सोलर सिस्टम समेत अपने सेंटर के गर्द घूमता है। एंड दैट इज गैलेक्सी। एक गैलेक्सी, हमारी अपनी गैलेक्सी जिसमें हम राइश है, ये इतनी बड़ी है कि अगर आप इससे बाहर निकलना चाहें, अगर आप इससे बाहर निकलने की कोशिश करें, कितना वक्त चाहिए, कितना अर्सा चाहिए आपको यहां से बाहर निकलने के लिए। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करें 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर आप चलें, यानी 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से अगर आप चलें, तो हमारी अपनी गैलेक्सी से बाहर निकलने के लिए आपको 1 लाख साल चाहिए, 1 लाइट ईयर। सिर्फ एक गैलेक्सी से निकलना है। 10⁻12 लगभग अब तक हमारे पास स्टार्स दरियाफ्त हो चुके हैं, करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हमारे पास अब तक अंदाजा लगाया जा चुका है। और ये इतनी बड़ी तादाद में है, इतनी बड़ी साइज, इतना बड़ा बनता है। अल्लाह मियां ने जन्नत का वादा किया है हमसे, और अगर हम वहां जाने में कामयाब हो गए अपनी हरकतों के बावजूद, तो कहते हैं कि एक दरख्त ऐसा है जन्नत में जिसका साया इतना बड़ा है कि उसके नीचे घुड़सवार 50,000 साल तक चलता रहेगा, साया खत्म नहीं होगा। इतना बड़ा है वो, कहीं न कितनी जगह घेरता होगा वो। तो जन्नतियों के पास ऐसे कितने बाग होंगे, वो सारा कुछ इसी कायनात में। ये तो यूनिवर्स पुराना लफ्ज हो गया, अब मल्टीवर्सल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम। इस सारे मल्टीवर्सल में क्या है, मैटर ही तो है। आप वहां तक देखते हैं, उससे आगे भी बहुत कुछ है। जहां तक आप देखते हैं आपकी नजर थक जाती है, दिमाग थक जाता है एस्टिमेट करने में कि कितनी बड़ी मल्टीवर्सल मौजूद है, कितना वसी नेटवर्क है फैला हुआ उस खुदा का। तो ये सारा कुछ इसमें क्या है, मैटर ही तो है, और क्या है। ये सारा कुछ स्टडी करना फिजिक्स है। तो एक पुराने जमाने का गाना मुझे याद आ रहा है, वो कहता है कि सारी दुनिया पे छा जाऊं, सारी दुनिया लाऊं, तारे भी तोड़ के लाऊं, बस इतना सा काम है। मतलब इतना सा काम है कि मैटर को स्टडी करना है, और ये मैटर कहाँ तक फैला हुआ है हम इवन अंदाजा भी ना लगा सकें शायद अच्छे तरीके से, कि जितनी वसी और हिस्से में ये मैटर फैला हुआ है। सारा मैटर ही है, वही एलिमेंट है प्रोडक्ट टेबल पर है, कुछ ऐसे होंगे जो अभी तक इंसान ने दरियाफ्त नहीं किए होंगे, लेकिन मैटर ही है ये जिसको स्टडी करना है। और वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज आपकी बुक में होगा, पेज नंबर 2 पे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में पहले ही पहला में होगा, देयर आर 3 मेन फ्रंटियर्स, 3 लिमिट्स हैं फिजिक्स में हमारे पास। पहली है वो जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां पे होगा कि जब कायनात बनी, बिग बैंग हुआ, वो एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हुई, उस वक्त एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हुई, उस वक्त कायनात ने फैलना शुरू किया। तो वहां से उस एक्सप्लोजन के नतीजे में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकली, उनमें से कुछ रोशनी ऐसी है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, कॉस्मिक रेडिएशन हम कहते हैं, जो अब जमीन तक पहुंची। 20 बिलियन ईयर्स पहले वो चली थी, अंदाजा ये लगाया जा रहा है, और अब हम तक पहुंची, हमसे आगे पता नहीं कहाँ जाना है। मतलब ये कि इतनी बड़ी ये कायनात है कि 20 अरब साल में रोशनी चल के पहुंची है। इतना फासला 1 सेकंड में तय करके तो शायद कैलकुलेटर ही थक जाए हमारा एस्टिमेशन करने में। इतनी बड़ी ये मल्टीवर्सल है जिसको हमने फिजिक्स में डील करना है। बहुत छोटा सा काम वो मैटर है। ये जहां पे जितने हिस्सों की मैंने बात की है, जितनी बड़ी कायनात है, ये सारी
इसमें मैटर के अलावा क्या है? कहीं ठीक है, जमीन पे मैटर है, चांद पे मैटर है, चांद मैटर है, सूर्य मैटर है, जमीन से लेकर चांद तक सूर्य तक पहुंचते हुए दरमियान में और क्या है? अगर वैक्यूम है, एनर्जी है, वहां पे लाइट है, नहीं है तो कहां से ही है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो मैटर है, एनर्जी है, और है क्या? कुछ भी नहीं। तो मैटर है, एनर्जी है, इनके दरमियान रिलेशनशिप को भी हम बाद में देखते हैं। तो हमने मैटर की स्टडी करने में तीन इसके फ्रंटियर बना लिए, तीन लिमिट्स बना लिए, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज और वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटा मैटर। कितने छोटे साइज का मैटर है? तो खातिर नजर आप देख लेते हैं थोड़ा सा, मैटर कितने छोटे साइज का है। मैं भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, उससे छोटे बच्चे भी दुनिया में मौजूद हैं, और भी हैं उससे छोटे। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं सबसे छोटा कौन है जनाब? एटम। क्या डिवाइड नहीं कर सकते? हम करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड करते हैं। एक एटम का एवरेज साइज, थोड़ा बहुत घटा हुआ था, एवरेज साइज, छोटा मोटा दरमियाना सा कह लीजिए आप, एवरेज डायमीटर एक एटम का जनाब 10⁻⁻10 मीटर के लगभग है। इसका मतलब है कि ये कितना है? 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लो जी, ये क्या है? एटम का एवरेज डायमीटर है। और इसके अलावा एक एटम के अंदर भी, एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है पहुंचने दिमाग की तरफ, वो न्यूक्लियस का एवरेज साइज कितना है? इससे 1 लाख गुना छोटा है न्यूक्लियस एटम के मुकाबले, 10⁻⁻15 मीटर के लगभग। इतने छोटे साइज के न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन हैं, कितने पार्टिकल्स हैं? इतने थोड़े, इतने छोटे, कितने हैं? आपने रेडियम, थोरियम, यूरेनियम पढ़ा हुआ है, जिसका मैस नंबर 230, 235, 240, 250 तक डिस्कस किए हैं। तो अगर किसी का मैस नंबर 250 है तो इसका मतलब ये है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला के 250 पा रहे हैं उस पे। क्या सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है? नहीं। किसी मुसलमान से पूछा करने कितने हैं, कहते हैं है तो 6 मशहूर 2 ही हुए हैं। कहते जनाब न्यूक्लियॉन तादाद में बहुत ज्यादा है, मशहूर 2 ही हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। 50 के करीब लगभग फैमिलीज हैं जो न्यूक्लियॉन्स की दरियाफ्त हो चुकी हैं, पार्टिकल्स की दरियाफ्त हो चुकी हैं। हर फैमिली में 2 4 5 तो होंगे ना। मतलब अगर एक न्यूक्लियस में 250 प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के हैं तो उसमें न्यूट्रिनोज, लैम्डास, कास्केड्स, पाइओन्स, म्यूओन्स, ये सारे मिला जुला के कोई 400 500 बन जाएंगे कम से कम। तो इतने छोटे साइज में 400 से 500 लोग रह रहे हैं, पार्टिकल रह रहे हैं। कितना छोटा साइज होगा एक पार्टिकल का? वो भी मैटर है, वो भी फिजिक्स है, उसको स्टडी करना भी फिजिक्स है। ये है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल। मजे की बात क्या है? एक तरफ इतनी बड़ी दुनिया है जो नजर ही नहीं आती, इतने दूर हमसे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं। वो एक बड़ी मजेदार बात उसने कही, उसने कहा कि मैं जब रात को ये टिमटिमाते हुए सितारे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपना माजी देख रहा हूँ। वो कैसे भला? वो स्टार हमसे इतनी दूर हैं कि जब उनमें से निकल के रोशनी हम तक पहुंचती है, जब तक वो लाइट हम तक पहुंचती है वो कहीं और जा चुके होते हैं। तो जब हम उनको देख रहे होते हैं असल में वो वहां पे नहीं है, वो उस वक्त वहां पे थे जब उनमें से ये रोशनी निकली थी जो आज हम तक पहुंची है। एक आदमी खत लिखता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, वो खत 1 हफ्ते बाद हम तक पहुंचता है, तब तक वो मर चुका होता है। तो जब हम खत पढ़ रहे होते हैं तो क्या हम कहेंगे डेड मैन है जिसने लेटर लिखा? नहीं, वो उस वक्त वो जिंदा था, अब वो मर गया जब वो लेटर हमारे पास पहुंचा। तो हम अपना माजी पढ़ रहे होते हैं, वो तो 1 महीना पहले की, 1 हफ्ता पहले की बात थी, तो जब ये क्रिएट किया गया था। जो मर गए हैं उनके गाने आज हम इंजॉय करते हैं, उनकी वीडियोस हम देखते हैं, वो तो माजी में हो चुका है। ऐसे ही वो स्टार है से निकल के लाइट हम तक आती है, तो वो इतनी दूर हैं कि वहां से लाइट हम तक पहुंचते इतना वक्त लगा देती है, कितनी देर में वो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। तो एक तरफ इतनी बड़ी दुनिया है कि एस्टिमेशन मुश्किल है, नजर ही नहीं आती। दूसरी तरफ वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, इतनी छोटी दुनिया कि नजर नहीं आती।
और तीसरी तरफ क्या है, वर्ल्ड ऑफ कंप्लेक्स मैटर। ये क्या है, ये वो दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि जी बहादुर जफर का बड़ा मशहूर मिसरा है, शेर है, उम्र दरार मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। वो किसी ने सुनाया किसी को, कहते उम्र दरार मांग के लाए थे 5 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। कहते जनाब 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 4 हो गए, 5वां दिन कौन सा है? कहते वो आज का है जो हम गुजार रहे हैं। ये वो दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं। तो काम करने के तरीका क्या बनाते हैं काम करने का, कि जो बहुत बड़ी दुनिया है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, उसमें पूरे सूरज को, चांद को, जमीन को, पूरे सोलर सिस्टम को, पूरी गैलेक्सी को पार्टिकल कंसीडर करके बात करते हैं। वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फलाना, उसको हम एक पार्टिकल के तौर पे कंसीडर करते हैं। ये वो दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, इसे हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहते हैं कि एक चीज को ज्यादा डिटेल से डिस्कस करते हैं जो हमारे सराउंडिंग में चीजें पाई जाती हैं। There are 3 main frontiers, 3 फ्रंटियर, सरहदें, लिमिट्स, हदें। ये वो 3 लिमिट्स हैं जिनको हमने टच करना है फिजिक्स में। ये सारा फिजिक्स है, मैटर है इसमें। अगर मैटर नहीं है तो क्या है, एनर्जी है। और मैटर और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप को हमने स्टडी करना है। अब मैटर और एनर्जी के दरमियान क्या ताल्लुक है, रिलेशनशिप क्या है, रिलेशन रिलेटिव होना, ताल्लुक होना, किसी एक का दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है मैटर का और एनर्जी का। कहते जब बिग बैंग हुआ तो यूनिवर्स में सारी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन वो एनर्जी मटेरियलाइज हो गई, उस एनर्जी का कुछ हिस्सा मैटर में कन्वर्ट हो गया। एनर्जी और मैटर में क्या रिलेशनशिप है। 2 लोग हैं हमारे पास, 2 स्टूडेंट पढ़ते हैं, स्टूडेंट एक्स, स्टूडेंट वाई। उनसे पूछा जाएगा बेटा आप दोनों का आपस में कोई ताल्लुक है, कहते हैं हाँ जी जनाब हम दोनों भाई हैं। उनसे पूछा जाएगा जनाब व्हाट इज भाई, एक्सप्लेन करेंगे आप क्यों भाई हैं, अब आप वजह बताएं क्यों आप भाई हैं किसी दूसरे के। वो कहता है जनाब हम इसलिए भाई हैं कि हमारे पेरेंट्स सेम हैं, हमारे माँ बाप एक हैं। या वो कहते हैं कि हम कज़न हैं, फर्स्ट कज़न हैं। उर्दू में बताएंगे कज़न क्या है, चाचे का बेटा, मामे का बेटा, ताए का बेटा, फूफी का बेटा या बेटी, ऐसा केस में भी। अब वो जो एक बंदा दूसरे बंदे कज़न, कज़न का मतलब क्या है, चाचे ताए के बेटे हैं, मतलब हमारे दादा दादी या नाना नानी सेम है। सेकंड कज़न का मतलब क्या होता है, जिनके परदादा परदादी या परनाना परनानी सेम हो। तो रिश्तेदारी का मतलब क्या है, दे हैव द सेम ओरिजिन, भाई हैं, माँ बाप एक हैं, एक से ही डिराइव्ड हैं, एक से ही अखज़ किए हुए हैं। कज़न है, दादा दादी नाना नानी सेम है, मतलब वो एक से ही डिराइव्ड है, ब्रांचेस हैं एक ही शय की, एक ही सब्जेक्ट की क्या लीजिए। सेकंड कज़न है तो दादा परदादी परनाना परनानी सेम है। इसका मतलब ये है कि उनका ओरिजिन सेम है। एनर्जी और मैटर में क्या रिलेशन है, दे हैव द सेम ओरिजिन। इसको स्टडी करना है हमने फिजिक्स में। सेम ओरिजिन मतलब मैटर और एनर्जी दीज आर इंटरकन्वर्टेबल, एक से दूसरे में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, एक से दूसरे में ये कन्वर्ट हो सकते हैं। कब कब होते हैं, अब लकड़ी जलाते हैं कोयला बन जाती है, 10 मन लकड़ी होती है, वो जल के जो कोयला बनता है वो 4-5 किलोग्राम रह जाता है, तो वो कहाँ गया, सारा मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है। सेकेंडरी फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में कुछ एग्जांपल इसके डिस्कस किया करते हैं। तो मैटर और एनर्जी दीज टू आर इंटरकन्वर्टेबल। तो बेटा जी कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है फिजिक्स में, बस इतना काम है जनाब कि मैटर को स्टडी करना है, या मैटर को स्टडी करना है वो जिस हालत में है उसको डिस्कस करना है, उसको स्टडी करना है जिसने उसको जिस हालत में रखा है, वो कौन सी फोर्स है उन्होंने इसको बाइंड करके रखा हुआ है, उसको स्टडी करना फिजिक्स है। एनर्जी को स्टडी करना फिजिक्स है। एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, अंडर व्हाट कंडीशन में कन्वर्ट होते हैं एक से दूसरे में, ये फिजिक्स है। इन सब को स्टडी करना फिजिक्स है। तो कायनात में है क्या, इससे पहले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि फिजिक्स लफ्ज फिजिक्स से निकला है, मीनिंग नेचर। तो नेचर में ये मैटर है बेटा, एनर्जी है, और है क्या, कुछ भी नहीं।
इसके अलावा और तो कुछ नहीं हमने स्टडी करना। तो मैटर को स्टडी करना है, एनर्जी को और इनके दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करना है। लेकिन स्टडी कैसे करना है? थ्रू साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीकाकार के जरिए स्टडी करना है। हमने कोई और तरीकाकार इस्तेमाल नहीं करना। साइंटिफिक मेथड के अलावा किसी और मेथड से नॉलेज आएगा, इल्म आएगा, वो सही हो सकता है, साइंटिफिक नहीं हो सकता। तो एक आदमी जो किसी एक मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता है, किसी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखता है, वो उसी पे यकीन करे। वो कहता है जनाब कि कोई कहता है कि बेटा आप ये टॉफी खा लेना, आप ये पिज़्ज़ा खा लेना, कहता नहीं मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? मुझे पापा ने मना किया हुआ है, मुझे मामा ने मना किया हुआ है। कहता नहीं बेटा ये सही है, खा लो। कहता और अपनी जगह पे सही होंगे। वी हैव टू फॉलो आवर ओन प्रोटोकॉल्स, हमारे पास अपने प्रोटोकॉल है जिनको फॉलो करना है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे एक मखसूस तरीकाकार से, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। तो हम काम करते जाते हैं, जैसे हमारे डाली लेक्चर में बात हुई कि किसी नई बात का पता चलता है तो हम पुरानी बात को रद्द कर देते हैं और नई बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और तासुब में हम नहीं पढ़ते, हम अपनी मर्जी नहीं थोपते। जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कहेगा हम वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है जिसे हमें करना है? करना है साइंटिफिक मेथड के जरिए, साइंटिफिक मेथड के थ्रू मैटर को स्टडी करना है, एनर्जी को स्टडी करना है, रिलेशनशिप को डिस्कस करना है, स्टडी करना है। इसमें सबसे अहम बात क्या है? ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट वो पहला काम है जो हमने करना है। बाकी हाइपोथेसिस हमने जो मफरूजा काम करना है, अपने गुज़िश्ता इल्म के मुताबिक काम करना है, अपने तजुर्बे के मुताबिक करना है, अपने जो भी सेंस ऑफ जजमेंट है उसके मुताबिक करना है। एक्सपेरिमेंट वो है जो हम डिज़ाइन करेंगे। किसी भी एक्सपेरिमेंट में बुनियादी काम क्या है, बुनियादी हैसियत क्या है किसी भी एक्सपेरिमेंट की? एक्सपेरिमेंट है क्या? एक बंच ऑफ एक्टिविटीज है जो आपने परफॉर्म करना है टू प्रूव योर हाइपोथेसिस। कहता यार वो जो सुना है वो दोस्त कोई नहीं है, बस हमें गलना ही समझा। कहते आपको कैसे पता चला? तो मैं कई बार तजर्बा करके देखिए। वैसे तो कहना मैं आपका दोस्त हूँ, अगर उसे कह दें कि यार पिज़्ज़ा ही खिला दे तो कहना चल दो, हम शायद वो बंदा दोस्ती का ये मतलब दे रहा हो। तो वो कहता है जनाब चले हम तजर्बा करते हैं कि वो आपका दोस्त है कि नहीं है। उसके लिए आप एक्टिविटी डिज़ाइन करेंगे। यार हो सकता है उसके पास पैसे ना हो, तो कोई ऐसा काम करें जिसमें पैसों की जरूरत ना पड़े। आप कहते हैं यार इधर आप बात सुनिए, अपना जूता तो फिर आप यहाँ बैठे अपना जूता मुझे दें, मैं टाइम पे बाहर से होकर चल मैं तो नवा ले आपको। आप कहते यार इतना भी नहीं काम कर सकता, इसका मतलब है दोस्त नहीं है। आपने एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, वो कोई भी कैसा भी डिजाइन हो सकता है, कोई मसला नहीं है। कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, आप एक जूता मांगेंगे, 2 जूते मांगेंगे, वो आप बना देंगे। आप जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट में क्या तरीका कार इख्तियार किया जाता है? इट्स अ जर्नी फ्रॉम नोन टुवर्ड्स अननोन। इट्स अ जर्नी फ्रॉम known towards unknown। इसका मतलब क्या है? फ्रॉम नोन, जिसका पता है वहां से चलते हैं और वहां तक पहुंचते हैं जिसका पता नहीं है। कश्फ महजूब में दादा साहब फरमाते हैं कि जिसका तुझे पता है उस पे अमल कर ताकि तू जान सके वो जिसका तुझे पता नहीं है। और ये वही फिक्र है जो हम साइंस में इस्तेमाल करते हैं। और जर्नी फ्रॉम नोन टुवर्ड्स अननोन, हमने वहां से शुरू करना है जिसका हमें पता है। हमें लाहौर जाना है, आप पूछेंगे कि लारी अड्डा कहाँ है? लाहौर का लारी अड्डा नहीं, आप जहां से चले हैं जो आपका शहर है, पीरमाल से अगर आप चल रहे हैं तो आप पीरमाल का लारी अड्डा पूछेंगे पहले, वहां बैठ के फिर लाहौर पहुंचेंगे। ये नहीं कि पहले लाहौर का लारी अड्डा पूछते फिर पीरमाल का पता ना हो। आप शुरू करेंगे वहां से जिसका आपको पता है। आप एक्सपेरिमेंट करने को प्रैक्टिकल करते हैं, कुछ वैल्यूज आपको नोन होती है, फार्मूला लगा के आप अननोन मालूम करते हैं।
एक ऑपरेटर से आपको इस्तेमाल करना आता है, आप उसको इस्तेमाल करके कोई और शय इस्तेमाल करते हैं, तो आप शुरू करते हैं वहां से जिसका आपको जिसका आपको पता होता है, और चलते हैं वहां तक जिसका आपको नहीं पता होता, फिर आपको पता चल जाता है। और जिसका आपको पता है, आपने जब काम शुरू करना है तो आपको ये तो पता हो कि हमने कहाँ से शुरू किया है और हमने क्या मालूम करना है। हमारे पास एक्सपेरिमेंट में इस बात की बहुत ज़्यादा अहमियत है कि हमें किस चीज़ का पता है। हम एक तजर्बा कर रहे हैं, छोटा सा, चाय बनाना नहीं आता हमें, हम चाय बनाने लगे, किसी ने बताया, जनरल आइडिया था कि पानी को चूल्हे पर रख के उसमें पत्ती डालने चाय बन जाती है। हमने बनाई, बात तो गई, अच्छी नहीं बनी, अगली दफ़ा हम कोशिश करते हैं पहले से बेहतर बनी, क्या तरीका इस्तेमाल करें। अब ये तो पता हो कि पिछली दफ़ा कितने पानी में कितनी पत्ती डाल के कितनी देर के लिए कितना चूल्हा चलाया, ये पता ही ना हो, फिर हम उसे ठीक कैसे करेंगे। अब पहले से पानी थोड़ा कम करें, पत्ती ज़्यादा करें, आँच ज़्यादा तेज करें, टाइम थोड़ा कम या ज़्यादा करें, चीनी दूध वगैरह डालने को, इलायची डालनी, दालचीनी अदरक वगैरह डालना, जो भी डालना है डालने, लेकिन ये तो पता हो कि पहले कितना डालना था तो कितना डालना है। मेजरमेंट किसी भी एक्सपेरिमेंट में बुनियादी हैसियत है मेजरमेंट की, इसके बगैर आप आगे नहीं चल सकते। तो चूंकि साइंस में एक्सपेरिमेंट बुनियाद है और एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट बुनियाद है, तो बेटा जी हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर आपके सिलेबस का है वो है मेजरमेंट। चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट है जो डिस्कस किया जाएगा इसमें। एफएससी में चैप्टर नंबर 1 में खास बात यह है कि हम इसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिस्कस नहीं करते, हम मेजरिंग टेक्निक डिस्कस करते हैं कि क्या टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी मेजरमेंट लेने के लिए, और मेजरमेंट लेंगे जो रिजल्ट आपके पास आएंगे उनकी रिलायबिलिटी, उनका इतबार, उनका यकीन, उनकी क्रेडिबिलिटी किस तरह से आप मैनेज करेंगे, बेहतर बनाएंगे, या आप कैसे यकीन करेंगे कि ये जो आपसे बात कही जा रही है, जो वैल्यू आपको बताई जा रही है, ये किस हद तक रिलायबल है। यहाँ तक का आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। यहाँ से आगे इंशाल्लाह अगली किस्त में शुरू करेंगे। Thank you very much for joining us.